तो दोस्तों, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो आप मेरे साथ परमाणु और अणु पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आप 2 पार्ट मेरे साथ देख चुके हैं और आज है हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें कि हम मेनली अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हमने परमाणु क्या होता है ये देखा था और उसके साइज के बारे में देखा था, उसकी जो त्रिज्या होती है इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। और मेनली हमने ये भी देखा था कि जो विभिन्न तत्व होते हैं इनके परमाणु में आधुनिक प्रतीक जो होते हैं इनके, कि इनका कैसा कैसा प्रतीक दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने मेनली ये चीज़ भी देखा था। और इसके बाद हमने परमाणु द्रव्यमान के बारे में कल पढ़ा था और अंतिम में हमने ये पढ़ा था कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, यानी जो हमारा परमाणु होता है वो कैसे अस्तित्व में रह पाता है इतना छोटा होने के बाद भी। ठीक है, और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि अणु क्या होते हैं। ठीक है, तो साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जब हमारे परमाणु मिलेंगे, उनका जो समूह होगा उसको जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो भी उनका बॉन्ड होगा, चाहे वो कोई भी बॉन्ड बने, तो उस बंध से जुड़े होंगे। अथवा क्या होगा कि वे परस्पर आकर्षण बल, यानी एक दूसरे को खींचने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। यानी मेन चीज़ इसमें यह है कि जो हमारा अणु है वो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। और हमने कल ये पढ़ा था कि जो परमाणु है वो हमारा स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस भी हो गया। अब ये भी आप नोट कर लेना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तथा जो यौगिक सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है, जो इसके यौगिक होंगे इसमें सभी गुणधर्म होंगे। अभी मतलब उसके रासायनिक गुणधर्म हमारे अलग होंगे, भौतिक अलग होंगे, और जो उसके मूलभूत गुणधर्म होते हैं वो सब अलग होंगे। और ये सभी क्या करता है? प्रदर्शित करेगा। जबकि जो हमारा परमाणु था उसमें ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं था, इसलिए हम उसकी जांच नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो यानी जरूरी नहीं है कि हमको एक ही तत्व के सारे अगर हम परमाणुओं को मिलाएं तभी हमारा अणु बनेगा। अणु में हम एक हाइड्रोजन का यौगिक ले सकते हैं, एक ऑक्सीजन का यौगिक ले सकते हैं, इन दोनों को मिला के एक अणु बना सकते हैं। ठीक है, जबकि परमाणु हमारा अलग होता है, एक सेपरेट होता है। यानी हाइड्रोजन का अलग परमाणु होगा, ऑक्सीजन का अलग परमाणु होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग अलग दोनों में डिफरेंस है। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। तो यानी जो किसी भी तत्व है उसका जो अणु होगा एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होगा। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर तत्व को लें, यानी अगर हम ऑक्सीजन को लें, तो जो उसका अणु होगा वो सिर्फ ऑक्सीजन से ही मिलके बना होगा। ठीक है, ये हम सिर्फ अगर सेपरेट को लें तब की बात हो रही है। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था वो अलग चीज़ थी, उसमें हमको अगर सिर्फ अणु बनाना है तो वहाँ पे क्या है कि हम कोई भी अणु, यानी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का अणु मिला के दोनों का परमाणु मिला के एक अणु बना सकते थे। ठीक है, अब जैसे कि इसने एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, आर्गन आर्गन का फॉर्मूला आप याद रखना, AR। ठीक है, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो जो यानी इनके जो तत्व होते हैं वो सिर्फ एक ही अणु से निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, एक ही परमाणु द्वारा निर्मित हो जाता है इनका क्या? अणु। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इनका बाहरी कोश होता है वो क्या होता है? पूरा भरा हुआ होता है, इसलिए। ठीक है, और पूरा भरा होना ये क्या होता है, ये आप मेरे साथ पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। जो हमने क्लास 9th की जो सीरीज चलाई थी उसमें भी है, और 10th वाले में भी आप अगर चाहें तो ये भी सीख सकते हैं वहाँ से जाके। ठीक है,
लेकिन अधिकांश अधातु, जो अधातु होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अधातु याद रखना, मैं ऐसा नहीं होता है, यानी जो हमारी अधिकांश जो अधातुएं होती हैं उनका जो बाहरी कोश होता है वो पूरा फुलफिल नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि वो अपना ही अणु लेके, अपना ही परमाणु लेके अणु नहीं बना सकती है, उनको दूसरा परमाणु भी चाहिए होगा दूसरे यौगिक का, तब वो कहीं पे जाके अपना अणु बनाएंगे, ठीक है। इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल इसने दे रखा है कि ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन होता है O2, अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, यानी अगर हमारे 2 हम ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, O2 बनेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे O+O+O कर दें तो हमारा क्या बनेगा, O3। O3 क्या होता है, हमारा ओजोन होता है, तो ओजोन का भी आप फॉर्मूला याद रख लें, O3, ठीक है। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं, या इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन के परमाणु का संयोग करते हैं तो इससे क्या प्राप्त होता है, ओजोन प्राप्त होता है, जो कि मैंने आपको भी बताया कि ओजोन कैसे प्राप्त होता है, जब हम ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिलाते हैं, 3 परमाणुओं को मिलाते हैं तब। किसी अणु की जो संरचना होती है, यानी अगर हम उसकी शेप की बात करें, में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु का क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की जो संख्या होगी उस अणु की क्या होगी, वो परमाणुकता होगी, ठीक है। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणु, यानी धातु के अणु तथा कुछ और जो हमारे एलिमेंट हैं उनके अणु, जैसे कि कार्बन के अणु की सरल संरचना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कार्बन के अणु की संरचना, सरल संरचना, क्योंकि ये 4+- और 4+ भी दे सकता है और 4- भी दे सकता है, दोनों चीज़ें दे सकता है ना, ये हम कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसमें नहीं होता है, इनकी संरचना जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनके अणुओं में असीमित परमाणु बंधे होते हैं। अब जो इनके अणु हैं, ठीक है, अणु मतलब परमाणु प्लस परमाणु, जो इनके अणु हैं वो क्या है, असीमित, यानी बहुत, इनकी कोई सीमा नहीं है, वैसे परमाणुओं से क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। आइए हम कुछ तत्वों का अवलोकन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे कुछ तत्व हैं उनकी जो परमाणुकता है वो कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अधातु में आर्गन को, तो ये क्या है, एक परमाणु, यानी एक ही आर्गन का Ar अगर हम रखें तो ये हमारा एक अणु बन जाएगा, ठीक है। इसमें हमको Ar2 रखने की ज़रूरत नहीं है। हीलियम भी सेम है, इसमें अगर हम एक ही हीलियम रखें तो ये हमारा एक पूरा अणु बन जाएगा। और अणु क्यों बनेगा ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो इसका बाहरी कोश है वो पूरा फुलफिल है, उसको अब दोबारा से अभिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो द्विपरमाणु, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो बाहरी कोश है वहाँ पे उसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए, ठीक है। तो वो O2 बनाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे वो द्विपरमाणु होगा। हाइड्रोजन द्विपरमाणु क्यों, H2, ठीक है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु क्यों, N2। और यहाँ पे क्लोरीन Cl2। फास्फोरस हो गया हमारा, फास्फोरस क्या है, Fe4। तो अगर हमारा Fe4 बन रहा है तो यानी Fe के अगर हम 4 अणुओं को मिला रहे हैं तब हमारा ये क्या बन रहा है, चतुपरमाणु बन रहा है, यानी 4 परमाणुओं को मिला के बन रहा है इसका, ठीक है। सल्फर बहुपरमाणु, तो सल्फर में ऐसा पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है, इसलिए इसमें इसको बहुपरमाणु कहा गया, ठीक है। और अगर हम धातुओं की बात करें यहीं पे, तो सोडियम हमारा एक परमाणु Na ही बनता है हमारा, सिर्फ आपने देखा होगा Na2 नहीं होता है, सिर्फ Na होता है, ठीक है। आयरन, आयरन में भी हमको एक ही परमाणु चाहिए होता है। और एल्यूमिनियम भी हमारा एक परमाणु होता है। और कॉपर क्या है हमारा, ये भी एक परमाणु होता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो हमारे धातु हैं वो मेनली लगभग अगर हम देखें तो एक परमाणु की हैं, ठीक है। धातु के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात पर परस्पर जुड़ के यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं, ठीक है। जो हमारे भिन्न भिन्न परमाणु हैं वो निश्चित अनुपात में, एक पर्टिकुलर अनुपात होगा, उसी अनुपात में जब वो जुड़ेंगे तब वो क्या करेंगे, हमारा एक सेपरेट अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम देखें कुछ यौगिकों के अणु, तो सबसे पहले अगर हम यौगिक देखें जल, तो जल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका अनुपात हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि इनको जब 1:8 में मिलाया जाता है तब हमारा पानी बनता है। अगर हम 1:9 में मिला देंगे तो हमारा परमाणु नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोटिस कर लेना। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। अमोनिया में हमको क्या करना पड़ता है, NH3 होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, तो NH3 में हमको क्या करना पड़ता है कि जो इनका द्रव्यमान अनुपात है उसमें हमको 14 पार्ट्स यानी 14 ग्राम अगर हम नाइट्रोजन लेंगे और इसका रेशियो लगा देंगे 3 ग्राम किससे, हाइड्रोजन से, तो हमको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो 3 ग्राम कार्बन लेने पड़ेगा और 8 ग्राम हमको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आयन क्या होता है। धातु एवं अधातु संयुक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो आयन क्या होते हैं, हमारे धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों यानी जो परस्पर एक दूसरे को खींचेंगे ऐसे कणों से बने होते हैं। और जो अगर हमारे ऐसे कणों से बना होगा तो उनको हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। आयन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। तो आयन जो होते हैं हमारा, उस पर ऋण आवेश भी हो सकता है ना, माइनस चार्ज भी हो सकता है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, ऋण आवेशित कण को ऋणायन कहते हैं, यानी जिस पे माइनस चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे, हम ऋणायन कहेंगे। अगर हमारा C- बन रहा है तो हमारा ये ऋणायन हो गया, और अगर हमारा C+ बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा हमारा धनायन होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम सोडियम ले लें यानी NaCl को ले लें, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसमें जो धनात्मक है वो सोडियम आयन है। जब हमारा Na पे कौन सा इसमें चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और क्लोराइड यानी Cl पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा प्लस माइनस दोनों जब मिलेंगे तब हमारा एक दूसरा एलिमेंट बनेगा। ठीक है, जब प्लस माइनस करेंगे तब हमारा उदासीन होता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला देखा था, इसमें देखा था हमने धनात्मक सोडियम आयन N+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन यानी Cl- संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। तो यानी इस पे जो आवेश होगा वो कुछ ना कुछ आवेश, नेट आवेश विद्यमान जरूर होगा। ठीक है, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उन्हें क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, अगर उस पर नेट आयन विद्यमान है तब उसको क्या कहेंगे, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ठीक है, हम आयनों के निर्माण के बारे में इसकी जो अगला जो चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे ये देख लेते हैं थोड़ा कि कुछ आयनिक यौगिक। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमको कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें मिलानी पड़ती है, और इसका जो रेशियो है वो है 5:2, यानी 5 ग्राम अगर हम कैल्शियम ले लें और 2 ग्राम ऑक्सीजन ले लें तब हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये रेशियो आप याद रखना, क्योंकि अगर हम इसी रेशियो में मिलाएंगे तभी हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। अगर हम 5:3 कर लें तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड नहीं मिलेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल ये समझ सकते हैं, O2 अगर हम करें तो हमको ऑक्सीजन मिलती है, और O3 अगर हम करें तो हमको क्या मिलती है, ओजोन मिलती है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड की अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नीशियम और सल्फर होता है, जिसमें कि 3 ग्राम अगर हम मैग्नीशियम, और दूसरा अगर हमारा रेशियो जो होगा वो होगा 4 ग्राम सल्फर का। ठीक है, और एक लास्ट और देख लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड NaCl का हम देख चुके हैं। सोडियम हमारा कितना होगा, 23 ग्राम सोडियम, और 35.5 ये क्या होगा, हमारा क्लोरीन होगा। तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं आज की वीडियो को समाप्त, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए आप भी बोर हो रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा 15-15 मिनट की वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ।
अगर आपको आज की वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक जो सूत्र लिखते हैं हम, वो कैसे लिखते हैं, उन सूत्रों को लिखना सीखेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।